બાળકો, કેમ છો? હું ગોહિલ દેવ્યાનીબેન સેન્ટ ઝેવિયર્સ હાઈસ્કૂલની અંદર આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. બરાબર, અત્યાર સુધી આપણે 5 લેસન છે એ કમ્પ્લીટ કરેલા છે અને ત્યાર પછી મેં તમને કીધું હતું કે 6થું લેસન છે એ બધાય તમારે વાંચવાનું છે. સરસ, કેટલાય વાંચ્યું છે? સરસ. तो हवे आपने આપણું જે 6ठुं लेसन है कालिदास का प्राणी वह यहाँ पर हमें देखना है. उसके लेखक है मोहन राकेश. उसका परिचय लेने के बाद हम इस कहानी में जो पशु प्राणियों का महत्व दिया है उसकी चर्चा करनी है. राकेश मोहन का जन्म पंजाब के अमृतसर में हुआ है. उनका जन्म 1925 और निधन 1972 में. उनका पूरा नाम है मदन मोहन गुगलानी. उनकी दादी ने मदन राकेश नाम रखा था. मोहन राकेश नाम स्थायी हुआ है. कई सारे उपन्यास कहानी है वो उसने लिखे हैं. उन्होंने डायरी, संस्मरण, जीवनी, निबंध, पत्रकारिता तथा अनुवादन के क्षेत्रों में भी ठोस योगदान दिया है. ऐसा कहा जाता है कि नाटक उनके एकांकी, यह सब यहाँ उनके नाम भी दिए हैं. आधे अधूरे, लहरों के राजहंस, अंडे के छिलके, बीज नाटक, आईने के सामने एवं सारा आकाश. यहाँ पर आषाढ़ का एक दिन से केवल एक अंश ही कालिदास का प्राणी प्रेम शीर्षक प्रस्तुत किया गया है. नाटक के 2 प्रमुख पात्र हैं. एक है मल्लिका और कालिदास. कालिदास बाण से घायल हरिण शावक को बचा लेता है. हरिण शावक यानी हरणनु बच्चू. नाटक के यह कहना चाहता है कि अगर हम प्राण दे नहीं सकते तो किसी का प्राण लेने का हमें अधिकार नहीं है. मरने वाले से बचाने वाला महान होता है. वस्तुतः दंतुल ने शिशु हरिणी शावक को घायल कर दिया है. इसलिए इस प्रकार व्यंग बाण से यहाँ पर बात की है. जीव दिया की बात बताकर कालिदास का प्राणी प्रेम प्रकट हुआ है. पशु पक्षी हमारे मित्र है, अतः उनका हनन नहीं होना चाहिए. पर्यावरण की रक्षा के लिए पशु पक्षियों का अनन्य महत्व है. मानव जीवन विकास में प्राणियों का बड़ा योगदान है. प्राणी मानव के साक्षी, इसलिए हमें उसका रक्षण करना चाहिए. और आप देख सकते हैं कि किसी न किसी के घर में या किसी के साथ हम देखते हैं कि हमारे घर में बिल्ली है, कुत्ता है, ऐसे कई पशु पक्षी है. सब अपने घर पर उसको पालते हैं. क्यों? ऐसा कहा जाता है कि अगर आपने मोहल्ले के कुत्ते को भी आप 1-2 दिन रोटी डालोगे तो उस रोटी का ऋण है वह जीवन भर तक अदा करेगा. तो इतनी वफादारी है हमें कुत्ते में देखने को मिलती है. इसके साथ साथ जब आप छोटे होंगे तब 5वीं या 6ठी कक्षा में एक मित्रवाल नामक सिंह की बात मैं आपको बताती हूँ. गुजराती में कहूँ छूँ तमने समझाशे कि एक मित्रवाल नामनो सिंह होय छे अने खेतरनी अंदर एक खेडूत होय छे. सिंह ने सिंहण छे ए पाणी पीवा माटे नदी किनारे आवे छे अने बने छे एवुं के पाणी पीता समये पाणीमांथी मगर छे आवे छे अने सिंहण छे एनी साथे युद्ध करी अने एने मारी नाखे छे. सिंह छे बचावनो प्रयत्न करे छे पण बचावी शकतो नथी. घायल थई जाय छे अने त्यांथी जतो रहे छे. थोड़ा समय पछी त्याने त्यां फारीवार पाणी पीवा माटे आवे छे. फरी मगर साथेनो युद्ध थाय छे. बने बहु युद्ध करे छे अने अंते सिंह छे पोतानी पत्नीनो बदलो ले छे अने मगरने मारी नाखे छे. आ बधुं दृश्य खेतरनो मालिक छे ए किनारा पर बैठो बैठो जोवे छे. आ बाजू सिंह छे
એ ઘાયલ થઈ ગયેલો છે, ઉઠવા માટે સક્ષમ નથી હોતો. એટલે આ સિંહને પોતાના ખેતર પાસે લાવે છે, એને બધા ઓસડિયા લગાડે છે, દવા લગાડે છે અને બંનેની મિત્રતા થાય છે. બંને ગામમાં હારે જાય, જમે, પાછા રાતે ખેતર આવે. આવું ઘણા સમય સુધી ચાલે છે. એક સમય એવો આવે છે કે ખેડૂત છે બહુ બીમાર પડે છે, તો સિંહ એક પણ મિનિટ એને છોડતો નથી. સમય જતાં એ મૃત્યુ પામે છે, તો એની લાશ પાસે બેઠો રહે છે અને એવું કહેવાય છે કે એની સ્મશાન યાત્રામાં પણ એની સાથે સાથે જાય છે. બધા અગ્નિ આપી અને જતા રહે છે. જ્યાં સુધી એની રાખ ઠરી નથી જતી ત્યાં સુધી એ ત્યાં બેઠો બેઠો રડ્યા રાખે છે અને પછી ખબર નહીં એ ત્યાંથી જંગલમાં જતો રહે છે. તો વિચાર કરો તમે, કેટલી ઋણાનુબંધ છે. એક ફક્ત એને દવા લગાડી દેવાથી જો એ જિંદગીભર એનો સાથ નથી છોડી શકતો, તો આપણે કોઈને મારવાનો અધિકાર નથી. અને હિન્દુ શાસ્ત્રમાં તો આવું ક્યાંય છે જ નહીં. બહુ સરસ, તમે લાઠી પાસે કલાપી, લાઠીનું ગામ છે, ત્યાં કલાપી છે. કલાપીનો કેકારો જોજો તમે, એની અંદર પણ બહુ સરસ ચર્ચા કરેલી છે પ્રાણી પ્રેમની. એક હોલા નામનું પક્ષી હોય છે, સીબી રાજા, ધોરણ 10ની અંદર સંસ્કૃતમાં આવે છે અને એમાં પણ ચર્ચા કરેલી છે. એમાં પણ રાજા છે હોલાને બચાવવા માટે, બાજ હોલાને ઘાયલ કરે છે. હોલું ઘાયલ થયેલું રાજાના છત ઉપર જઈને પડે છે, બચાવ બચાવ કરે છે. રાજા હોલાને બચાવે છે. બાજ આવે છે, બાજ કહે છે મારો શિકાર છે. હોલું રાજા કહે છે નહીં, આ મારા શરણે આવેલો છે, મારો શરણાગતિ છે, એના બદલામાં તું કે હું આપું તને, પણ શરણે આવેલાની હું રક્ષા કરું. અંતે બાજ માનતું નથી, બધું આપવા માટે તૈયાર થાય છે રાજા. અંતે એવું કહે છે કે હોલાની ભારોભાર તને હું મારું માંસ આપું. એક ત્રાજવામાં હોલું હોય છે, એક ત્રાજવાની અંદર રાજા પોતાના શરીરના અંગો કાપી કાપીને એની અંદર મૂકે છે અને બાજ પ્રસન્ન થાય છે. તો તમે જુઓ છો કે શરણે આવેલાનું રક્ષણ કરવું એ હિન્દુ શાસ્ત્રની અંદર રહેલું છે. તો એવી સરસ ચર્ચા છે અહીંયા મોહન રાકેશે આપણે કરેલી છે. હવે આપણે પાઠનો પરિચય લઈએ. पेज नंबर 13। कालिदास एक हरिण शावक को बाहों में ले लिए पुचकारता हुआ आता है। हरिणी शावक के शरीर में लहू टपकता रहा है। कालिदास: हम जिएंगे हरिणी शावक, जिएंगे न। एक बाण से आहत होकर हम प्राण नहीं देंगे। हमारा शरीर कोमल है तो क्या हुआ, हम पीड़ा सह सकते हैं। एक बाण प्राण ले सकता है तो उंगलियों का कोमल स्पर्श प्राण दे भी सकता है। हमें नए प्राण मिल जाएंगे। हम कोमल आस्तरण पर विश्राम करेंगे। हमारे अंगों पर ध्रुत का लेप लगेगा। कमल कल हम फिर वंशथली में घूमेंगे, कोमल दूर्वा खाएंगे। खाएंगे ना, प्रश्न करते हैं यहाँ पर। और वह हरिणी बच्चे को संभालता है, उसे कहता है कि हमारे प्राण नहीं जाएंगे, हम जरूर बच जाएंगे। मल्लिका अपने को सहेज कर द्वार की ओर आती है। मल्लिका: यह आहत हरिणी शावक यहाँ, ऐसा क्या कौन सा व्यक्ति है जिसने इसे आहत किया? क्या दक्षिण की तरफ से यहाँ पे है कि किसने इसको मारने की चेष्टा की है? कौन है यहाँ पर? कालिदास: आज गांव प्रदेश में कई नई आकृति देख रहा हूँ। झरोखे के पास जाकर आसन पर बैठ जाता है। राज्य के कुछ कर्मचारी आए हैं। हरिणी शावक को वक्ष में सटाकर थपथपाने लगता है। हम सोएंगे, हाँ हम थोड़ी देर सो लेंगे तो हमारी पीड़ा दूर हो जाएगी, परंतु उससे पहले हमें थोड़ा दूध पी लेना है। मल्लिका, थोड़ा दूध हो तो किसी भोजन में ले आओ। कालिदास कहता है मल्लिका से कि दूध हो तो थोड़ा ले आओ, इस आहत बच्चे को हमें थोड़ा सा दूध पिलाना है जिससे उसकी क्षुधा है वो तृप्त हो। माँ ने दूध आटा कर रखा है, देखती हूँ। चूहे के निकट रखे बर्तनों के पास जाकर देखने लगती है। अभी अभी 2-3 राज कर्मचारी
को हमने घोड़े पर जाते देखा है। माँ कहती है कि जब भी ये लोग आते हैं कोई न कोई अनिष्ट होता है। वर्षा के रोमांच के बाद मुझे यह सब कुछ विचित्र लगा। दूध का बर्तन उठाकर खुले बर्तन में उड़ेलने लगती है। माँ आज बहुत रुष्ट यानी क्रोधित है। कालिदास हरणी शावक को बाहों में झुलाने लगता है। कालिदास जैसे बच्चे को झुला रहा है उसी तरह आज वह हरणी शावक बच्चा है, उसे वो झुला रहा है, सोने की कोशिश करा रहा है उसे। आगे कालिदास हम पहले से सुखी है, हमारी पीड़ा धीरे धीरे दूर हो रही है, हम स्वस्थ हो रहे हैं। न जाने इसके रुईकोन कोमल शरीर पर उसे बांध छोड़ देना पड़े। वह कुलांच भरता मेरी गोद में आ गया। मैंने कहा तुझे वहाँ ले चलता हूँ जहाँ तुझे अपनी माँ की सी आंखें और उसका स्नेह मिले। मैं बैठा था और ऐसे ही आहत होकर वो मेरे गोद में आकर बैठ जाता है और मैं उसे संतोष देकर कहता हूँ कि चलो मैं तुम्हें वहाँ ले जाता हूँ जहाँ तुम्हें अपनी माँ जैसा संतोष मिले। सच माँ आज बहुत रुष्ट है। माँ को अनुमान हो गया है कि वर्षा में तुम्हारे साथ थी, नहीं तो तरफ भाग कर न जाती। माँ को अपवाद की बहुत चिंता रहती। कालिदास दूध मुझे दे दो और इसे बाहों में ले लो। कालिदास कहता है कि तुम दूध दे दो और इस बच्चे को अपनी गोद में ले लो। दूध का भाजन उसके हाथ में ले लेता है। मल्लिका हरणी शावक के बाहों में लेकर उसका मुंह दूध के निकट ले जाती है। कालिदास उसके निकट कर देता है। हम दूध नहीं पाएंगे, नहीं, हम ऐसा हठ नहीं करेंगे, हम दूध अवश्य पिएंगे। बच्चे को समझा रहा है कि थोड़ा सा दूध पी लो, शक्ति आ जाएगी, ताकत मिलेगी। तभी राजपुरुष दंतुल ईडों से आकर द्वार के पास रुक जाता है। क्षण भर वह उन्हें देखता रहता है। कालिदास हरणी को मुंह से दूध पिला रहा है। एहे जैसे ही दूध पिलाने की कोशिश करता है तब दंतुल नाम का राजा है वह द्वार पर खड़ा रहता है और यह दृश्य देखता है। दूध पिलाकर इसके कोमल मांस को और कोमल न कर देना चाहते हो? दंतुल कहता है कि कालिदास को कि दूध पिलाकर तुम इनके जो मांसपेश है उनको और भी कोमल कर रहे हो। कालिदास और मल्लिका चाक कर उसे देखते हैं। मल्लिका हरणी शावक के लिए थोड़ा पीछे हट जाती है। कालिदास दूध का भाजन आसन पर रख देता है। जो बर्तन है वह वहाँ पर छोड़ देता है। जहाँ तक मैं मानता हूँ हम लोग परिचित नहीं हैं। तुम्हारा एक अपरिचित घर में आना साहस कैसा? कि जहाँ तक मैं देखता हूँ कि तुम्हारा कोई परिचय नहीं मुझे, और अपरिचित लोगों को और किसी के घर में नहीं जाना चाहिए। दंतुल एक बार मल्लिका की ओर देखता है, फिर कालिदास की ओर, दोनों की ओर देखता है। कैसे आकस्मिक बात है? ऐसा ही प्रश्न मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। हमारा कभी का परिचय नहीं, फिर भी मेरे प्राण से आहत हरणी को उठा ले जाने में तुम्हें संकोच नहीं हुआ? तो कि यह बात तो मैं तुम्हें भी बता सकता हूँ कि मेरा और तुम्हारा कोई परिचय नहीं है, तो तुम मेरे शिकार को उठा क्यों सकते हो? यह आहत मैंने किया है, यह मेरा शिकार है, तो तुम मेरे शिकार को नहीं ले जा सकते। यह तो कहो कि द्वार पर रक्त बिंदुओं के चिन्ह बने हैं, अन्यथा इस बादलों में घिरे दिनों में मैं तुम्हारा अनुसरण कर पाता। देख रहा हूँ कि तुम इस संदेश के निवासी नहीं हो। कालिदास कह रहा कि मैं देखता हूँ कि तुम इस इलाके के यानी इस ओर के कहीं के व्यक्ति परिचित नहीं हो। मैं तुम्हारी दृष्टि की प्रशंसा करता हूँ। मेरे वेशभूषा की ही इस बात का परिचय देती है कि मैं यहाँ का निवासी नहीं हूँ, और तुम समझ सकते हो कि मेरा पहरवेश से तुम्हें पहचान सकता है कि मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ। मैं तुम्हारी वेशभूषा को देखकर नहीं कह रहा, तो क्या मेरे ललाट की रेखाओं को देखकर? जान पड़ता है चारों के अतिरिक्त सामुद्रिक का भी अभ्यास करते हो। ऐसा लगता है क्या मेरी रेखाओं को देखकर बता सकते हो?
तुम्हें ऐसा लांछन लगाते लज्जा नहीं आती? मल्लिका कहती है दंतुल से। क्षमा चाहता हूँ देवी, परंतु हरणी शावक जिसे बाहों में लिए है मेरे प्राण से आहत हुआ है, इसलिए यह मेरी संपत्ति है। मेरी संपत्ति मुझे लौटा दो। मुझे क्षमा चाहता हूँ, पर मैंने इसको आहत किया है, तो यह मेरी संपत्ति है और तुम मुझे मेरी संपत्ति वापस दे दो। इस प्रदेश में हरिणियों का आखेट नहीं होता राजपुरुष। तुम बाहर से आए हो, इसलिए इतना ही पर्याप्त है कि हम इसके लिए तुम्हें अपराधी न माने। तुम बाहर से आए हो और तुम्हें जान मालूम नहीं है, इसलिए हम तुम्हें क्षमा करते हैं। जो राजपुरुष के अपराध का निर्णय गांववासी करेंगे। ग्रामीण युवक अपराध और न्याय का शब्दार्थ भी जानते हो? दंतुल बताते हैं मल्लिका को। शब्द और अर्थ राजपुरुषों की संपत्ति है जानकर आश्चर्य हुआ। यह सब राजपुरुषों की संपत्ति नहीं है, ऐसा बताता है। समझदार व्यक्ति जान पड़ते हो, फिर भी नहीं जानते कि राजपुरुषों के अधिकार बहुत दूर तक आते हैं। मुझे देर हो रही है, यह हरणी शावक मुझे दे दो। दंतुल कहता है बहुत देर हो गई है, तुम मुझे यह बच्चा है वह लौटा दो, मुझे देर हो रही है। यह हरणी शावक इस पार्वत्य भूमि की संपत्ति है राजपुरुष, और इसी पार्वत्य भूमि के निवास में हमें सजाती है। तुम यह सोचकर भूल रहे हो कि हम तुम्हें इसका नहीं सौंपेंगे। मल्लिका अंदर ले जाओ तल्प और आतरण से। कालिदास कहता है कि यह पारिवारिक संपत्ति है और यह पारिवारिक संपत्ति हम तुम्हें नहीं दे सकते, और आज्ञा करते हैं कि तुम इसे अंदर ले जाओ। अंबिका, इस घर के तल्प और आश्रम हरणी शावक के लिए नहीं है। तुम देख नहीं रही हो माँ? हाँ देख रही हूँ, इसलिए तो कह रही हूँ कि मनुष्यों के सोने के लिए है, पशुओं के लिए नहीं है। ये घर क्या है, ये आश्रम क्या है, तो क्या मनुष्यों के लिए है, ये पशुओं के लिए नहीं है। मुझे दे दो मल्लिका। और जो दूध का बर्तन है वो नीचे छोड़ती है और बच्चे को बाहों में ले लेता है और उसे घर में ले जाएंगे दंतुल। और राजपुरुष दंतुल तुम्हें ले जाते दिखता है। ये राजपुरुष के रुचि पर निर्भर करता है। बिना उसकी ओर देखे क्यों तुम इसको चला रहे हो? यह राजपुरुष की रुचि निर्भर करता है। बिना उसकी देख के हम उसको नहीं ले जा सकते। राजपुरुष की रुचि और रुचि क्या होती है? संभवतः इसका परिचय तुम्हें देना आवश्यक होगा। कालिदास बाहर जाता है, केवल उसका शब्द ही सुनाई देता है। वह बच्चे को लेकर अंदर जाता है, उसको छोड़कर फिर बाहर आता है। संभवतः दंतुल संभवतः तलवार के मुड़ पर हाथ रखे हुए पीछे जाना चाहता है। मल्लिका शीघ्रता से द्वार के सामने खड़ी हो जाती है। शीघ्रता से बाहर आती है और बाहर दरवाजे पर ही खड़ी रहती है। ठहरो राजपुरुष, हरणी शावक के लिए हठ मत करो। तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, उनके लिए संवेदना का है। दोनों पर प्रश्न उठता है कि तुम्हारा तो अधिकार है कि तुमने इसका शिकार किया है, पर हमारी मानवता है कि हमें उसे बचाया है। और एक ओर हठ है और दूसरी ओर संवेदना है। कालिदास निशस्त्र होते हुए भी तुम्हारे शस्त्र की चिंता नहीं करेंगे। वह निशस्त्र है, उनके पास कोई भी शस्त्र नहीं, फिर भी तुम चाहो तो उसके ऊपर शस्त्र उठा सकते हो। दंतुल, कालिदास तुम्हारा अर्थ है कि मैं जिनके हरणी शावक के लिए तर्क कर रहा हूँ वो और कोई नहीं, कालिदास है? मल्लिका, हाँ, परंतु तुम यह कैसे जानते हो कि कालिदास कवि है? तुम कैसे जान सकते हो कि यह वही कालिदास है जो प्रकृति प्रेमी है? और मैं आपको बता सकती हूँ कि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतल में इतना सुंदर प्रकृति का वर्णन किया है कि एक वैज्ञानिक उस पुस्तक को अपने मस्तक पर रखकर खड़े खड़े नाच रहा है। इतना प्रकृति का विशाल वर्णन है कालिदास ने किया है। कैसे जानता हूँ? उज्जैनी का राज्य सभा का प्रत्येक व्यक्ति ऋतु संहार के लेखक कवि कालिदास को जानता है। तो कि मैं नहीं,
पर उज्जैनी का दरेक व्यक्ति है वह कालिदास को जानता है। उज्जैनी का राजसभा का प्रत्येक व्यक्ति उन्हें जानता है। सम्राट ने स्वयं ऋतुसंहार पढ़ा और उसकी प्रशंसा की है। राजा ने खुद उस पुस्तक को पढ़ा है और बहुत उनकी प्रशंसा की है। इसलिए आज उज्जैनी का राज्य ऋतुसंहार के लेखक का सम्मान करना और उनके राज्य कवि का सम्मान देना चाहता है। इसलिए आज राजा उसे सम्मान देना चाहते हैं। आचार्य व ऋषि इस उद्देश्य से उज्जैनी से यहाँ आए हैं और इसी कारण मैं कालिदास के मिलने के लिए यहाँ पर आया हूँ। मल्लिका सुनकर स्तब्ध हो जाती है। मल्लिका, उज्जैनी का राजा उन्हें सम्मान देना चाहता है, राजकवि का आसन देना चाहता है। दंतुल, मुझे खेद है, मैंने आपके साथ अशिष्ट का व्यवहार किया। मुझे खेद है, आप मुझे क्षमा कर दीजिए और मुझे जाकर उनकी क्षमा मांगनी चाहिए और मैं क्षमा मांगने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं कि घायल हरणी शावक को बचाने के लिए कालिदास कोई भी प्रयुक्त साधन है उसको उठाने के लिए तैयार हो जाता है, सक्षम हो जाता है और कालिदास हरणी शावक को पुचकारते हैं और सांत्वना देते हैं और उसे दूध पिलाते हैं। जैसे एक माँ एक बच्चे को संभालती है, उसी तरह यहाँ पर हम देखते हैं कि कालिदास ने उस बच्चे के साथ पॉजिटिव विचार रखकर उस बच्चे को संभालता है, उसे दूध पिलाता है, उसे सुलाने की कोशिश करता है। और जब राजपुरुष के साथ उसका तर्क होता है तब भी उसे बचाने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकता है। तलवार के मुठ पर हाथ रखकर उसे पीछे जाना भी उससे मुमकिन नहीं है। यहाँ पर हम देखते हैं कि घायल हरणी शावक के लिए हठ न करना, क्योंकि हरणी शावक उसके लिए अधिकार का प्रश्न है और कालिदास के लिए तो संवेदना का प्रश्न है, क्योंकि कालिदास तो प्रकृति प्रेमी है ना। और मैंने आपको अभी बताया कि अभिज्ञान शाकुंतल है, ऋतुसंहार है, इन सब में इतना इसने प्रकृति का वर्णन किया है कि आप स्वयं एक बार पढ़ना, आपको पता चलेगा कि ऐसा लगता है कि हर वृक्ष की पत्तियां है, डालियां है, वह बोल रही है, वह रो रही है, वह गा रही है। इतनी सुंदर रचनाएं हैं हमें उसकी कृति में देखने को मिलती है। यही बात ऋतुसंहार के अंदर जो बताई है और इसकी वजह से राजा स्वयं उसे मान सम्मान देना चाहते हैं। कालिदास नाम है वह काली की उपासना से बना हुआ है। कालिदास एक मूर्ख व्यक्ति था, पर उसकी पत्नी की वजह से उसने हजारों वर्षों तक काली की उपासना की और उसी की वजह से उसका नाम है कालिदास है। ऐसा कहा जाता है कि एक समय कालिदास अत्यंत दीन था, अत्यंत गरीब था, पर गंगा लहरी जैसे रचनाएं हैं उनकी और इसी वजह से कालिदास है श्रेष्ठ कवियों में से एक कवि है। नवरत्न माना एक रत्न विक्रमादित्य की राज दरबारोनी अंदर નવરત્નમાંના એક રત્ન કાલિદાસ હતા અને બહુ સુંદર रचना કરી છે। છેલ્લે એટલું કે राजपुरुष दंतिल कवि कालिदास के साथ जो अशिष्ट का व्यवहार करते हैं और उसे क्षमा मांगते हैं और क्षमा मांगने से उसके जो किए हुए अपराध है उससे उसको खेद होता है। अंत में जो स्वाध्याय दिया गया है उस स्वाध्याय को आपको होमवर्क में करना है। साथ साथ प्रश्न 1, 2 और 3, 4 यह भी आपको लिखने हैं। समानार्थी है, विशेषण है, भाववाचक, यह सब आपके पाठ्यपुस्तक में दी गई है। साथ ही साथ फेसबुक बनाई हो तो उसमें भी आपको यह सब नोट करना है। इसके बाद जो जीव दिया का आपको यहाँ पर खंड बताया गया है कालिदास के, उनकी चर्चा भी आपको करनी है। हम देखते हैं कि समाज में छोटे से छोटा अंश हो उसमें भी जीव होता है, तो हमें प्रत्येक प्राणी के प्रति जीव दया है वह रखनी चाहिए। इसके बाद हमारी 7वीं लेसन है जन्मभूमि।
सुमित्रा नंदन पंत की है। इसकी चर्चा हम इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। फिर एक बार होमवर्क में आपको जो बताए वो सब करना है। जो टेस्ट दिए गए हैं उसकी भी तैयारी आपको करनी है। अब ऐसा करेंगे कि जो आपका एक एक लेसन है उसकी टेस्ट तो हम लेते ही है, पर जब थोड़े लेसन एक साथ हो जाएंगे तो सबके एक साथ में फिर लेंगे हम। तब तक साथ में जो आपकी लेसन है उनको भी आपको पढ़ना है। नमस्कार।